राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ व भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ आणि या संघटनेच्या माध्यमातून सर्व सहयोगी महिला संघटनेच्या वतीने आयोजित महानायिका का जयंती अभियानांतर्गत राज्य स्तरीय प्रबोधन सम्मेलन आज या ठिकाणी होत आहे। त्या संमेलनाच्या समापनासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे। चंद्रसेन लहाडे कोण आहेत? हा, 31 मे 2025 रोजी राजमाता अहिल्याबाई होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जयंतीबाबत उपस्थितात माहिती होण्याकरता सविनय सादर। तेव्हा 31 मे 2025 रोजी राजमाता अहिल्याबाई होळकर यांची त्रिशताब्दी आहे। तेव्हा ह्या त्रिशताब्दीचा कार्यक्रम सुद्धा आपण राज्य पातळीवर साजरा करायला हवा। तर लहाडे सरांना मी अशी विनंती करतो, चंद्रसेन लहाडे सरांनी यासाठी इसके लिए लहाड़े सर को अनुरोध है कि वो इसके लिए पहल करे। भविष्य में फिर इसके लिए उसकी तैयारी अभी से अगर करना शुरू करे तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे कोई भी कार्यक्रम जैसे अभी आज की तारीख 12 जनवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की माता इनके जन्मदिन के मौके पर आज का ये कार्यक्रम आयोजित है। किसी भी कार्यक्रम को ज़्यादा बड़े पैमाने पर अगर सफल करना है तो हमारा तजर्बा है, अनुभव है कि कम से कम 1 महीना उसकी तैयारी करनी चाहिए। शायद 12 जनवरी का जो कार्यक्रम है इसकी तैयारी अगर 1 महीना पहले की गई होती तो शायद ज़्यादा बड़ा कार्यक्रम हम लोग कर सकते थे। मेरा एक और भी अनुभव है कि मैं कोई भी कार्यक्रम बड़े पैमाने पर तैयारी किए बगैर कभी भी नहीं करता हूं। जैसे आप लोगों को याद होगा राष्ट्रीय अधिवेशन, इसकी हम लोग 3 महीने तैयारी करते हैं, जबकि 50 साल हो गए उस संगठन को बनाकर। 50 साल बनाने को लगा हुआ है और 625 जिलों में उसका संगठन है, उसकी शाखाएं है, उसमें प्रशिक्षित कार्यकर्ता है। इसके बावजूद भी 3 महीना हम तैयारी करते हैं। लोगों का जो मनोविज्ञान है उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा करना पड़ता है। किसी भी चीज के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित करना पड़ता है और किसी भी काम के लिए लोगों की तैयारी करवाना पड़ता है। जब तक आप उसकी तैयारी नहीं करवाते हो, लोग तैयार नहीं होते। हम लोग ये मानकर चले कि अभी इतने साल हो गए हैं माँ जिजायू को जन्म देकर, शिवाजी महाराज को जन्म देकर, तो हमको समय नहीं लगना चाहिए। हाँ, ये बात सही है, इतना समय हो गया,
100-200 साल हो गया, 300 साल हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं। मगर किसी भी पर्टिकुलर काम की तैयारी किए बगैर कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उसे मैं दोबारा रिपीट करके आप लोगों को बताना चाहूंगा। अभी मान लो कि राज्य स्तर का अधिवेशन लेना है महिलाओं का, तो महिलाओं का राज्य अधिवेशन लेना है तो महाराष्ट्र के सारे जिलों में महिलाओं का अधिवेशन होना चाहिए। अगर महिलाओं का सारे जिलों में आप अधिवेशन करते हो तो तैयारी हो जाएगी राज्य अधिवेशन की। अगर महिलाओं का राष्ट्रीय अधिवेशन करना है तो सारे देश में महिलाओं का स्टेट राज्य लेवल के कार्यक्रम होने चाहिए, सारे देश भर में होने चाहिए। अगर सारे देश भर में करते हो स्टेट लेवल के, तो वो समझ जाना चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम की इसके द्वारा तैयारी होती है। फिर आप राष्ट्रीय अधिवेशन लेते हो और अगर 32 राज्यों में महिलाओं का संगठन का कार्यक्रम हुआ राज्य स्तर का, तो वहां से निश्चित रूप से महिलाएं आ जाएगी और ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर का सफल हो जाएगा। संगठित प्रयास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग संगठन के बारे में कम जानते हैं, क्योंकि उसका कारण ये है 6000 से ज्यादा जातियों में हमारे लोगों को विभाजित किया गया है। हमारे लोगों को 6000 से ज्यादा जातियों में विभाजित किया गया है। वर्ण व्यवस्था महिलाओं में लागू नहीं है, वर्ण व्यवस्था केवल पुरुषों में लागू है। क्यों? क्योंकि हम वर्ण व्यवस्था को अगर लागू करें तो हमको ब्राह्मण महिला ही चाहिए, मगर जो मनुस्मृति का सिद्धांत है उसके अनुसार सभी महिलाओं को शूद्र घोषित किया गया है। तो ब्राह्मण के घर की जो महिलाएं हैं वो भी शूद्र है। तो इसलिए वर्ण व्यवस्था महिलाओं में नहीं है। जैसे ब्राह्मण महिला, क्षत्रिय महिला, वैश्य महिला, शूद्र महिला, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वर्ण व्यवस्था महिलाओं में लागू नहीं है। जैसे पुरुषों में ब्राह्मण है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, तो इस तरह से वर्ण व्यवस्था स्त्रियों में लागू नहीं है, क्योंकि धर्मशास्त्रों ने सभी महिलाओं को शूद्र घोषित किया है। ब्राह्मण के घर की महिलाओं को भी पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था, और केवल इतनी मान्यता ब्राह्मणों के धर्मशास्त्रों ने दी थी कि महिलाओं को केवल बच्चे पैदा करना चाहिए और बच्चे पैदा करने के लिए महिलाओं को पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत ज्यादा गलत विचारधारा थी, और क्योंकि ये बात सिद्ध है कि अगर महिलाएं पढ़ी लिखी होती है तो ही उसके परिवार में उसके बच्चों पर अच्छे संस्कार होते हैं, और महिलाएं पहल करते हुए अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के बारे में ज्यादा प्रयास कर सकती हैं, ज्यादा कोशिश कर सकती है, क्योंकि महिलाओं को ही बच्चों को तैयार करने का सबसे ज्यादा समय और अवसर मिलता है। महिलाओं को ही समय मिलता है और अवसर भी उसी के पास होता है। इसलिए महिलाओं का जो महत्वपूर्ण काम है वो महत्वपूर्ण काम होना बहुत जरूरी है। बामसेफ एक कर्मचारी लोगों का संगठन है और लगभग उसको बनाकर 50 साल हो गए। बहुत लंबा समय
लगाया गया बामसेफ संगठन बनाने के लिए। लंबा समय लगाने की वजह से एक 625 जिलों में 32 राज्यों में, टोटल 36 स्टेट है, इधर बांग्लादेश के बॉर्डर पर कुछ स्टेट है और बांग्लादेश के बॉर्डर पर कुछ स्टेट है, अगर वो स्टेट छोड़ दिए जाए तो सारे देश भर में 32 स्टेट में अपना संगठन है। और जहां जहां बामसेफ का संगठन है वहां वहां महिलाओं का संगठन है, क्योंकि बामसेफ के साथ सहयोग और समर्थन से महिलाओं का संगठन निर्माण किया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वो किया गया। मगर केवल बामसेफ के ऊपर महिला संगठन बनाने की जिम्मेदारी देकर महिलाओं का इंडिपेंडेंट और व्यापक संगठन खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए महिलाओं को पहल करके, जैसे मैं राष्ट्रीय स्तर पर साल भर में घूमते रहता हूं, 365 दिन घूमते रहता हूं, तो राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम एक महिला होनी चाहिए जो सारे देश भर में संगठन बनाने के लिए, संगठन का संचालन करने के लिए, संगठन से रिजल्ट निकालने के लिए, क्योंकि कोई भी बात अपने आप नहीं होती है। अपने आप नाम का सिद्धांत संगठन पर लागू नहीं होता है, और दुनिया में कोई भी बात अपने आप नहीं होती है। विज्ञान का नियम है कि कोई भी चीज दुनिया में अपने आप नहीं होती है, उसको होने के लिए कोई न कोई क्रिया होती है जिसकी बदौलत वो चीज होती है। और इसलिए बामसेफ जो बुनियादी संगठन है कर्मचारी लोगों का, जिनके माध्यम से बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम, ऐसे 5 साधनों का निर्माण किया जाता है। ये 5 साधन किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए बहुत जरूरी साधन है। बुद्धि के बगैर कोई संगठन निर्माण नहीं हो सकता। जब तक हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिला, तब तक हमारे लोगों में संगठन निर्माण नहीं हुआ। संगठन एक बौद्धिक क्रिया है, संगठन बनाना एक बौद्धिक क्रिया है, बौद्धिक काम है। और जैसे ही ज्योतिराव फुले उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, तो आधुनिक भारत में ज्योतिराव फुले ने हमारे समाज में पहल किया। ये ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को कभी भी, और आप लोगों को भाषण करते वक्त भी ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रारंभिक हमारे आंदोलन में फुले शव अम्बेडकर ऐसा शब्द प्रयोग किया जाना चाहिए। कुछ लोग अम्बेडकर 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 की ही बात करते हैं, मगर अम्बेडकर भी फुले की बात करते हैं। हमको समझाने के लिए बता रहा हूं आप लोगों को। बाबा साहब अम्बेडकर जब बात करते हैं तो फुले की बात करते हैं। उनके रिकॉर्डेड स्पीचेस में ये बातें अवेलेबल है। हम लोग मौलिक रूप से आंदोलन चलाने के लिए मैंने सारी बातों का बारीकी से अध्ययन किया, इसलिए हर चीज को समझकर मैं काम करता हूं। महिलाओं के संगठन को पहल करने का काम ज्योतिराव फुले के द्वारा हुआ। तो हम लोगों को बात करते वक्त केवल बाबा साहब अम्बेडकर की बात नहीं करना चाहिए, फुले शव अम्बेडकर की बात करनी चाहिए। और हम लोग फुले शव अम्बेडकर का कम से कम नाम लेना चाहिए। मगर ये पॉम्पलेट अगर आप देखेंगे, इसमें वो ऊपर एक पट्टी है, यहाँ शुरू होती है, यहाँ फोटो है, इतने फोटो है, इतने चेहरे हैं, इतने हिस्टोरिकल नाम है, हिस्टोरिकल व्यक्ति हैं जिन्होंने इस आंदोलन के लिए काम किया। तो आप लोगों को उन लोगों का कम से कम गौरव करने के लिए उनका नाम लेने से हमारा कोई बहुत ज्यादा, अगर मैंने मान लो हमारे लोगों का, महापुरुषों का नाम लिया, तो कितना मेरा पैसा खर्चा हो गया। मेरा पैसा वैसे का वैसे ही है, पैसा खर्चा नहीं हो रहा है, वैसे के वैसे खर्चे नहीं हो रहा है। मगर बोलना पड़ता है
क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि उसके साथ हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है, और इतिहास में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वहीं से हम लोग उठाकर आगे बढ़ सकते हैं, वहीं से सीख सकते हैं, वहीं से शिक्षा मिलती है। वो बात हम लोगों को हमेशा ध्यान रख करके काम करना चाहिए। अभी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हमको महिलाओं का राष्ट्रीय स्तर का संगठन निर्माण करना चाहिए। बामसेफ इसके लिए 625 जिलों में ये ढांचा संगठन का तैयार है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई महिला इसके लिए पहल करती है तो संगठन की तरफ से उनको हर प्रकार की सहूलत उपलब्ध कराई जा सकती है। अगर मान लो यहाँ से पूना से आप नॉर्थ इंडिया भी जाते हो तो आप लोगों को वहाँ सारे रहने की, खाने की, पीने की मतलब पानी पीने की नहीं तो मेरा नाम लेकर कुछ लोग जो है ऐसा बोलते हैं कि मेश्राम साहब ने पीने की भी व्यवस्था की हुई है, तो इसलिए मुझे ऐसा स्पष्टीकरण देना पड़ता है क्योंकि मेरे नाम का कुछ लोग मिसयूज करते हैं, तो मुझे खबरदारी से बोलना पड़ता है। दो अर्थ निकाले जाते हैं बहुत सारे शब्दों के, तो दो अर्थ निकालना संभव ना हो इसके लिए बोलना पड़ता है, नहीं तो मेरे नाम का मिसयूज हो सकता है। लोग करते रहते हैं, तो खबरदारी लेते रहना जरूरी है। तो महिलाओं का संगठन केवल बामसेफ ने निर्माण करना चाहिए, ये सही तरीका नहीं है। महिलाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहल करना चाहिए, उसके लिए उसकी लीडरशिप होनी चाहिए। उसकी लीडरशिप खड़ी करने के लिए आपको किसी प्रकार की मदद चाहिए। मुझे तो किसी ने मदद नहीं किया, अवरोध जरूर खड़ा किया, मेरी टांगे खींचने की कोशिश की, मेरी जितनी टांगे खींचने की कोशिश की मैंने उतनी टांगे मजबूत करने का काम किया। बहुत बार जो अवरोध खड़ा करने का काम होता है, रुकावट डालने का काम होता है, उससे संकल्पवान जो व्यक्ति होता है उसके इरादे और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। संकल्पवान व्यक्ति जो है, जो संकल्प करता है, तो उसके सामने जब रुकावटें आती है तो रुकावटों को अवसर मान लेता है। जिनके सामने संकल्प नहीं है, वो संकल्प ना होने की वजह से बहुत ज्यादा तेजी से काम नहीं कर सकता। मैं डेली ट्रैवलिंग करता था और अभी भी बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करता हूँ, तो बहुत सारे लोगों को इसका यकीन नहीं होता था, तो मैं डेली ट्रैवलिंग के मेरे टिकट जो है रेल के ऐसे सारे जमा करके दिखाता था। ये सारे 365 दिन की टिकट है, तो डेली मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। लोगों को यकीन नहीं होता था, तो वो देखने के बाद भी यकीन नहीं होता था, तो मैं उनको देखने के लिए बोलता था, क्योंकि कुछ लोगों को लगता था कि दूसरों की टिकट तो जमा करके नहीं रखी हुई हैं, तो मैं उनको बोलता था ये टिकट में नाम लिखे हुए हैं और वो आप टिकट देख लो। तो तब लोगों को, क्योंकि ये बात लोगों को हमारे समाज में इतना यकीन नहीं है कि इतना कोई काम कर सकता है। तो अभी 625 जिलों में संगठन है। मैं आप लोगों को हैरानी होगी कि 625 जिले जो है उसमें 500 जिलों में फिजिकली जाकर मैंने मीटिंग की। 625 में से 500 जिलों में मैंने फिजिकली जाकर मीटिंग किया। ऐसा करने से नेतृत्व सिद्ध होता है, नेतृत्व का अवसर सिद्ध करने का मौका मिलता है, दूसरे को आपको एक्सेप्ट करने का मौका मिलता है। केवल नेतृत्व होना जरूरी नहीं होता है, जब तक कोई आपको नेतृत्व के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करता तब तक नेतृत्व नहीं होता है। बेशक आपके अंदर नेतृत्व के गुण हो और लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो नेतृत्व नहीं माना जा सकता।
नेतृत्व तभी माना जा सकता है जब लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो एक्सेप्ट कब करते हैं? जब लोग देखते हैं, आजमाते हैं, अनुभव करते हैं और उनको यकीन होता है, तब ही नेतृत्व के तौर पर लोग स्वीकार करते हैं। तो महिलाओं में भी आपको एक आसान काम ये है कि अगर आप सारे देश भर में कहीं पर भी जाओ तो मेरे पास से आप लोग को टेलीफोन नंबर ले लेना है और पहले ही जाने के पहले आप टेलीफोन कर दो। हम अपने तरफ से कर देंगे, आप अपने तरफ से कर दो कि हम आ रहे हैं, फला गाड़ी से आ रहे हैं, तो आपको रेलवे स्टेशन पर रिसीव करने के लिए लोग आ जाएंगे। आपको रहने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था जो है हर राज्य में, चाहे भाषा की कोई भी समस्या हो तो इसके बावजूद भी वहां आपको लोग लेने के लिए आएंगे और आपकी मीटिंगें करवाएंगे। ये बात हमारे समय में उपलब्ध नहीं थी, आपके समय में उपलब्ध है, वामसे बेसिक संगठन की वजह से उपलब्ध है। तो मगर इसके लिए आपको पहल करना जरूरी है राष्ट्रीय स्तर पर। अब ये राज्य अधिवेशन है, तो राज्य अधिवेशन है, तो राज्य अधिवेशन के लिए कम से कम 3 महीने राज्य अधिवेशन लेने के लिए जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है उसको घूमना चाहिए। 3 महीने के 90 दिन होते हैं और 35 या 36 जिले हैं। कितने जिले? 36 है महाराष्ट्र में। तो 36 जिले हैं, तो 3 महीने में केवल 36 दिन लगाना है आपको। तो 36 दिन में 36 मीटिंगें हो जाएगी और ये 36 मीटिंगों में महिलाओं की मीटिंगें जब आप लोग ले लेंगे, उसके बाद अगर आप अपना स्टेट का अधिवेशन करते हैं तो आपका अधिवेशन और ज्यादा सफल होगा। नए लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, नई महिलाओं का पार्टिसिपेशन होगा, आप लोगों को तजुर्बा होगा संगठन बनाने का, संगठन संचालन करने का, आपको अनुभव होगा। आपको अच्छा ही नहीं बुरा अनुभव भी आएगा और अच्छे अनुभव से सीखने को मिलेगा, बुरे अनुभव से भी सीखने को मिलेगा। अच्छे अनुभव से आपको प्रेरणा मिलेगी, बुरे अनुभव से आपको अपने आप को दृढ़ करने का मौका मिलेगा, संकल्प को और ज्यादा मजबूत करने का मौका मिलेगा। तो दोनों दिशा से, दोनों तरफ से सीखने को मिलता है। तो ये काम एक्चुअल फील्ड में जाकर करने के लिए बहुत जरूरी है। तो स्टेट लेवल पर आप लोगों को जाना चाहिए। पहले जब मैंने पहली बार प्रयास किया था महिलाओं का कार्यक्रम करने का, तो महिलाओं को बोलना नहीं आता था। अभी महिलाओं को ही लगता है कि भाई महिला ज्यादा बोल रही है तो इसको चिट्ठी देना चाहिए। पहले मुझे लगता था पहले मुझे लगता था, अभी मैं चिट्ठी देने के लिए मैं बोल ही नहीं रहा था। तो महिलाओं को ही लगता था कि ये महिला ज्यादा बोल रही है, इसको चिट्ठी देना चाहिए। और कहीं कहीं महिलाओं को 3-3, 4-4 बार भी चिट्ठी देने का काम हुआ। तो पहले मैं ऐसा करता था, हाँ पहले मैं ऐसा करता था, मगर मैंने आज देखा होगा आपने, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, मगर महिलाओं ने चिट्ठियां देने का काम किया। तो इसका मतलब है मैनेजमेंट का हुनर आप लोगों को आ रहा है। इसका मतलब वो मैनेजमेंट की बात है, मैनेजमेंट का हुनर है। और इसके पीछे मकसद ये होता है कि दूसरी और महिलाएं बोलने के लिए आने वाली है, उसको समय मिलना चाहिए और कंक्लूडिंग करना है, फिर समय के पहले अपना कार्यक्रम समाप्त करना है। और स्टेट का कार्यक्रम होने की वजह से अपने अपने गांव जाने के लिए बस पकड़ना है, रेल पकड़ना है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए सारा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है और इसके लिए ये सारी संचालन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारी बातें नेतृत्व करने की योग्यता में शामिल है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये बातें अब पहले समय में हमको ये सारी बातें करनी पड़ती थी, अभी ये सारा का सारा काम महिलाएं अभी खुद कर रही है और महिलाएं बोलने का भी काम कर रही हैं। और महिलाओं को क्या बोलना चाहिए अभी ये भी समझ में आ रहा है, कौन से समय में कौन सी बात करनी चाहिए, ये भी समझदारी डेवलप हो रही है। ये नेतृत्व करने का हुनर है और स्टेट लेवल का कार्यक्रम मैनेज करने का ये मैनेजमेंट का हुनर है। तो संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होना, मैनेजमेंट का स्किल होना
और नेतृत्व का स्किल होना, ये तमाम प्रकार के स्किल जो है होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तब जा कर के बड़ा काम या बड़ा कार्यक्रम किया जा सकता है। आप लोगों को याद होगा कि हम राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन लेते हैं, उसमें केवल मैनेजमेंट करने से काम नहीं होता है, क्रिटिकल मैनेजमेंट होता है। 5 दिन तक ग्राउंड पर ही सारी चीज़ें होती है, ग्राउंड से बाहर जाने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, और सभी प्रकार की सारी व्यवस्थाएं वहाँ होती है, और किसी प्रकार की कोई असुविधा किसी को होती नहीं है। सभी लोग जो है वहाँ रह करके सारी बातें करते हैं। तो अभी हम लोगों ने बामसेफ संगठन को बहुत लंबा समय लगाकर मजबूत संगठन बनाया। अभी हमारा काम संगठन बनाना नहीं है। बामसेफ के पास, बामसेफ के अंदर बामसेफ संगठन बनाने के लिए अब तमाम लोग हैं। अब लोगों की और मैन पावर की और नेतृत्व की कमी नहीं है। मेरे अलावा बहुत सारे लोग हैं, अभी देख रहे हैं, उसको देखते हैं। तो अभी जो आवश्यक काम है, वो रणनीतिक काम है, वो ये है, अभी हमको आंदोलन करने पर ज्यादा ध्यान देना है। अभी हमारा संगठन बनाने का समय नहीं है। बामसेफ बनाने के लिए अब मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता है, मैं करता भी नहीं हूं। तमाम बहुत सारे लोग हैं, वो उसको देख रहे हैं। अभी मेरा सारा जो ध्यान है वो है आंदोलन के ऊपर। अभी हम लोगों को राष्ट्रव्यापी आंदोलन पर सारा ध्यान देना है। इसलिए भारत मुक्ति मोर्चा संगठन को ज्यादा बढ़ावा देना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। महिलाओं की अभी प्राथमिकता क्या होना चाहिए कि भारत मुक्ति मोर्चा का संगठन बनाने के लिए आपको प्राथमिकता देना चाहिए, और हर जिले में, कमिश्नरी में और स्टेट में आंदोलन करने वाली महिलाओं का संगठन बनाना होगा। ये अभी हमारी प्राथमिकता है। पहले बामसेफ संगठन की प्राथमिकता थी, अभी आंदोलन करने की प्राथमिकता है। और आंदोलन करने के लिए अब पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है, मासेस की जरूरत है। तो हमें अपने लोगों के बस्ती में जाना चाहिए। बस्तियों में जो क्राउड है, साधारण लोग हैं, साधारण महिलाएं हैं, आप साधारण महिलाओं में जाकर, जैसे अगर मान लो पुणे है, तो पुणे में वार्ड है, तो पुणे में मैंने पूछा, भाई पुणे में वार्ड है तो एक वार्ड में कितने वोटर होंगे? कहा 25,000 वोटर। 25,000 तो बहुत ज्यादा हो गए। तो 25,000 का मतलब है कि कम से कम 25 यूनिट, 25,000 में 1,000 लोगों का अगर एक यूनिट बनाया जाए तो 25 यूनिट, 25 शाखाएं बनाई जा सकती है। 25,000 वोटर अगर है एक वार्ड में, तो कई छोटी छोटी बस्तियां होगी। 25,000 में कई छोटी छोटी बस्तियां होगी, और ये जो तमाम छोटी छोटी बस्तियां है, वो हर बस्ती की शाखा होनी चाहिए। पुरुष की होनी चाहिए तो महिला की भी होनी चाहिए। भौगोलिक नेटवर्किंग के अंतर्गत महिला की भी शाखा होनी चाहिए। जैसे पुरुष, भौगोलिक नेटवर्किंग का क्या मतलब है? अगर एक वार्ड में आपने एक शाखा बनाई तो ये भौगोलिक नेटवर्किंग हो गया। अगर आपने महिला की शाखा बनाई तो एक नेटवर्किंग हो गया। मगर अगर आपने शेड्यूल कास्ट की शाखा अलग बनाई, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की शाखा बनाई, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की शाखा बनाई, शेड्यूल ट्राइब की शाखा बनाई, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब की शाखा बनाई, नोमैडिक ट्राइब की शाखा बनाई, एमबीसी की शाखा बनाई, ओबीसी की शाखा बनाई, माइनॉरिटी में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत अलग अलग शाखा बनाई, तो ऐसी 14 या 15 शाखाएं होगी। अगर आप इस तरह से शाखाएं आप तैयार करते हैं तो हर शाखा तैयार करने के लिए लोएस्ट फिगर एक आदमी का, एक आदमी अगर आपके पास अवेलेबल है तो कन्वीनर बना दो, और अगर आपके पास ज्यादा लोग अवेलेबल हैं तो आप अध्यक्ष बनाओ, उपाध्यक्ष बनाओ, सेक्रेटरी बनाओ, 3 लोगों की कमेटी बनाओ। आप 7 लोगों की कमेटी बनाने के लिए और ज्यादा आप लोगों को अवसर हो सकता है।
21 लोगों तक की कमेटी आप बना सकते हैं और उस तरह से लोगों को जिम्मेदारी महिलाओं की दे सकते हैं। तो महिलाओं को अगर मान लो 21 लोगों की कमेटी आपने बनाई, 21 महिलाओं को कमेटी में स्थान दिया, तो महिलाओं को ऐसा लग सकता है कि हम भी संगठन में है, हमारी भी जिम्मेदारी संगठन में है और हमें भी कुछ न कुछ जो है उस एरिया में कुछ न कुछ करना चाहिए। तो ऐसा अवसर आप लोगों को उसके अंदर भावना पैदा करने के लिए मिलेगा। तो आपको उसको कमेटी में लेने की वजह से उसका टेलीफोन नंबर आपके पास हो सकता है, संगठन के पास हो सकता है, महिलाओं के पास हो सकता है, उसको आप डायरेक्ट टेलीफोन कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है संगठन के लिए, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रीक्वेंट एक है कम्युनिकेशन, दूसरा है फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन। फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन जरूरी है, लगातार कम्युनिकेशन होना जरूरी है। जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जैसे प्रिंट मीडिया है, जैसे कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, डेली उनकी खबरें रहती है, वो खबरों के द्वारा वो उनके कार्यकर्ताओं को डेली मैसेज देते हैं। हमारी कोई खबरें मीडिया में छपकर नहीं आती है, मगर सोशल मीडिया में हम लोग अपनी खबरें डेली जो कुछ हम करते, डेली जो छोटी छोटी मीटिंग करते हैं उसका वीडियो बनाओ और वो वीडियो सोशल मीडिया में डाल दो। आप लोगों को जो मीटिंग आप छोटी छोटी करते हो उसका वीडियो बनाओ और सोशल मीडिया में डाल दो, ताकि लोगों को वो जो देखना चाहे उनको देखने के मिलेगा। क्योंकि जो सोशल जो वीडियो है या सोशल मीडिया है, इसकी लिमिट जो है और इसकी लिमिट जो है नहीं, सारी दुनिया में जाएगा। वो जो सोशल मीडिया है वो ग्लोबल मीडिया है। सोशल मीडिया इज नॉट ए लोकल मीडिया, इज ए ग्लोबल मीडिया। ये ग्लोबल मीडिया है। सोशल मीडिया में अगर गया तो वो सारी दुनिया में कहीं पर भी है, अमेरिका में बैठा हुआ आदमी जो है आपके ग्लोबल लेवल पर वो देख सकता है। तो ये बात आपको आपका विचार या आपके संगठन का नाम फैलाने के लिए, प्रचार करने के लिए इसका उपयोग जरूर किया जाना चाहिए। तो मीडिया का जरूर सहारा लिया जाना चाहिए। सोशल मीडिया एक अवसर आ गया है, पहले प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था होता था, और सोशल प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पैसे वाले लोगों के नियंत्रण में होता था, तो वो हमारी कोई खबरें नहीं देते थे। मगर सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया है जो हर आदमी के हाथ में है। ये जो मोबाइल है ये आपके हाथ में है, और आपके हाथ में मोबाइल है तो इसमें आप अगर मान लो टाइप कर देते हो, मैसेज टाइप कर देते हो और उसमें खबर छाप देते हो, तो वो खबर जो है पहुंच जाएगी, सारे देश दुनिया में पहुंच जाएगी। अगर आपने कोई बोल करके मीडिया के अंदर सोशल मीडिया में डाल दिया, वो भी पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि मान लो जिनको लिखने के लिए दिक्कत है तो वो बोलकर अपनी बात जो है वीडियो बना करके वो विश्व में डाल सकती हैं, वो सारे देश और दुनिया में फैल सकता है। तो जो काम हम कर रहे हैं उसका निश्चित रूप से मैसेज दुनिया वालों को दिया जाना चाहिए। इससे हमारा प्रचार प्रसार होता है और दूसरों को इससे प्रेरणा मिलती है, और जहां हमारा आवाज नहीं पहुंचा वहां भी आवाज पहुंच जाता है। मीडिया जो प्रिंट मीडिया था उसमें हमारी खबरें नहीं आती थी, सोशल मीडिया में हमारी हर तरफ खबरें आ सकती है, हमारे ऊपर निर्भर है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारी खबरें नहीं आती है, मगर सोशल मीडिया में हमारी खबरें आ सकती है। ये बात संपादक के नियंत्रण में नहीं है, ये बात हमारे नियंत्रण में है। हमारे नियंत्रण में होने की वजह से हमारा वीडियो हमको डाल देना चाहिए। हम लोग प्रचार के बारे में ध्यान नहीं रखते हैं, अच्छे कार्य का प्रचार किया जाना बहुत जरूरी है। हमारे संगठन का काम छोटा मोटा काम नहीं है, ये 625 जिलों में फैला हुआ संगठन है और इस देश की व्यवस्था बदलने का एजेंडा है, जो किसी संगठन के एजेंडे में शामिल नहीं है। वो काम हम लोगों ने अपने नियंत्रण में लिया हुआ है, तो वो काम ज्यादा लोगों तक फैलना और उसका प्रचार के द्वारा फैलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बात जो है मैं खास तौर पर आप लोगों को बताना चाह रहा था, और तमाम बातें हैं और इन बातों को आप लोग ध्यान में रख करके ये काम आप करेंगे। और एक बात आखिरी कहकर मैं अपनी बात बता देना चाहता हूं। जो महिलाएं परिवर्तित महिलाएं हैं या परिवर्तन का विचार जिनके अंदर है,
उन महिलाओं को इकट्ठा करना कोई बड़ा काम नहीं है। आप लोगों को उन महिलाओं को इकट्ठा करने का काम करना चाहिए जो उन महिलाओं में किसी प्रकार की कोई विचारधारा नहीं है, परिवर्तन का कोई विचार नहीं है। अंधश्रद्धा का विचार हो सकता है, अंधश्रद्धा एक अलग चीज है। मैं ऐसा मानता हूं कि अंधश्रद्धा एक छोटी बात है, अंधश्रद्धा को मैं बहुत बड़ी बात नहीं मानता हूं। हमारे सामने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दास्ता और शूद्रत्व, पिछड़े वर्ग पर थोपा जाना, यह हमारे लिए मौलिक बात है। इसमें मौलिक परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है, इसमें मौलिक परिवर्तन की जरूरत है। अंधश्रद्धा छोटी चीज है, ये जो है ना, ये मौलिक बात है। क्योंकि ये दो चीजों का फर्क आप लोगों को समझना होगा। क्योंकि हो सकता है कि आपकी बौद्धिक क्षमता ज्यादा से ज्यादा अंधश्रद्धा तक पहुंच रही हो, क्योंकि ज्यादातर महिलाओं की बातें जब मैं सुनता हूं तो वो ज्यादा महिलाएं अंधश्रद्धा में फंसी हुई है। इसका मतलब है कि उन्होंने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को अभी टारगेट नहीं बनाया है। महिलाएं अंधश्रद्धा में फंसी हुई है, ये बात महिलाओं को ध्यान में आ रही है, मगर महिलाएं वर्ण व्यवस्था में फंसी हुई है, जाति व्यवस्था में फंसी हुई है, आदिवासियों के सेग्रीगेशन में फंसी हुई है, शूद्रत्व, पिछड़े वर्ग पर थोपा गया है, इसमें ही हमारे लोग फंसे हुए हैं। इससे उनको निकाला जाना जरूरी है। ये मुद्दा आपके एजेंडा में जब तक नहीं आएगा तब तक आपकी बोली और भाषा बदल नहीं सकती। आपकी बोली और भाषा तब बदलेगी जब आपका एजेंडा वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, ये मौलिक सब्जेक्ट है। ब्राह्मण धर्म का जो सब्जेक्ट है, ब्राह्मणों की व्यवस्था का जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट ये है। अंधश्रद्धा ब्राह्मण धर्म का मौलिक विषय नहीं है। ब्राह्मण धर्म का मौलिक विषय है क्रमिक असमानता, गैर बराबरी की व्यवस्था। आप लोगों को केवल असमानता मालूम होगी। अगर मान लो आप लोग जाति के समानता और असमानता का विचार करें तो असमानता तक आपको बात मालूम होगी। आपको जब ये शब्द प्रयोग किया जाएगा कि हम असमानता के केवल शिकार नहीं है, क्रमिक असमानता के शिकार है, तो हमारे लोगों को क्रमिक असमानता क्या है यही पता नहीं है। तो आप लोगों को एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बाबा साहब अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम का जो ग्रंथ लिखा, छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। आप लोगों को अगर आपकी मातृभाषा मराठी है तो मराठी में लेना चाहिए और उसको पढ़ लेना चाहिए। मुझे जब पहली बार पढ़ने को मिला, मैंने पहली बार पढ़ा, पहली बार पढ़ने के बाद इमीडिएट दूसरी बार पढ़ा, फिर मैंने तीसरी बार पढ़ा। हो सकता है अभी तक मैं 100 से ज्यादा बार पढ़ चुका हूं। एक ही किताब इतनी बार पढ़ने के बाद जब मैं जितनी बार पढ़ता हूं उतनी बार उस किताब से मुझे नई बातें सीखने को मिलती है। तो काशीराम जी ने भी अपने कई भाषणों में उल्लेख किया कि ये जो वामसेप संगठन बनाने का या ये आंदोलन में मुझे पढ़ने का जो बड़ा कारण था वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम की किताब है। तो आप लोगों को भी जैसे हम लोग कुछ बता रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, सुनने से बहुत सी बातें सीखने को मिलता है, तो बात सही है, मगर केवल बोली हुई बात सुनकर ही सीखने को मिलने का जो तरीका है इतना ही पर्याप्त नहीं है। हमारे महापुरुषों के लिटरेचर करने के लिए आपको किताबें पढ़नी चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए और उसको उस किताब में कोई मौलिक बात बताई हुई है उसको ग्रहण करना चाहिए और उसको अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करना चाहिए। और लागू करने के बाद जब किसी कार्यक्रम में बोलने का अवसर मिलता है तो वो बात दूसरों को भी बतानी चाहिए। जिस बात को आप अपने जीवन में अमल में ला रहे हैं वो दूसरों को भी कहना चाहिए कि अच्छी बात है, इस पर आपको भी अमल करना चाहिए। तो मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि हम लोगों को जो समाज में बहुत सारी गलत बातें लेकर चलने वाले लोग हैं उन लोगों को टारगेट करना चाहिए।
जो फंसे हुए लोग हैं उनको टारगेट लेकर करना चाहिए। जो जाति व्यवस्था के और क्रमिक असमानता के शिकार लोग हैं, उनके झांसे में फंसे हुए लोग हैं, उन लोगों को टारगेट बनाकर उनको जागृत करना चाहिए, उनको संगठित करना चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसके आधार पर बनी और बनाई गई व्यवस्था को बदलने का मौका मिलेगा। ये व्यवस्था बदलेगी तो ही महिलाओं को भी अधिकार मिलेगा। महिलाओं की समस्या केवल पुरुष प्रधान की समस्या नहीं है। अगर एक ब्राह्मण महिला पुरुष प्रधान की बात करती है तो बात समझ में आती है। SC ST OBC की महिला पुरुष प्रधान की बात करती है तो मुझे लगता है उसको अभी समझदारी नहीं है, उसके अंदर समझदारी आना जरूरी है। वो समझदारी व्यवस्था की समझदारी होना जरूरी है, व्यवस्था के गुलामी से आज़ादी हासिल करना जरूरी है। उसके बाद पुरुष और स्त्री वाला जो भेद है वो बात आता है। मगर भारत के संविधान के अनुसार स्त्री पुरुष की समानता को खत्म कर दिया गया है। हर 21 साल के व्यक्ति को, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को वोट का अधिकार बहाल कर दिया गया है। अगर कोई महिला मंत्री, MLA, MP, मंत्री बनना चाहती है तो उसके लिए किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं है। ये जरूर है कि जो ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां हैं वो पुरुष प्रधान पार्टियां हैं, मगर उसमें महिलाओं को भी अपना अवसर दिखाने के लिए, योग्यता दिखाने के लिए, कर्तृत्व दिखाने के लिए अवसर उपलब्ध है। तो निश्चित रूप से वो अवसर महिलाओं को लेना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए और ऐसा करने के लिए कोई रुकावट नहीं है। निश्चित रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें आप लोगों को सीनियर महिलाओं के द्वारा भी कही गई है और सीनियर महिलाओं के द्वारा आपको बताई गई है। मैंने भी कुछ बातें आप लोगों को बताई है, तो बहुत सारी बातें आप लोगों को सीखने समझने को मिली होगी। उसका फ़ायदा संगठन में और प्रचार प्रसार करने में आप लोग लेगी, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद साहेब।